A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं। 26 मई ने का इसका भाई आंदोलन के 6 महीने पूरे, 7वां महीना शुरू और भीड़ ने तो आज टोल पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने वीडियो में पहले भी देखा है। अपने साथ बैठे हैं विक्रम मित्तल जी, एडवोकेट हिसार। जिस दिन 16 तारीख ने IG रेजिडेंस का आगे किसानों ने घेराव कराया था, उस दिन वकील साहब ने बड़े साफ शब्दों में और खुले शब्दों में चेतावनी भी दी थी और भाई साफ शब्दों में बोलिया था कि IG, SP, DC, DSP समेत अगर कोई भी किसान, एक किसान गवाह बन जाएगा और वो वीडियो क्लिप दिखाई देगा तो भाई सबको ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम हमें करांगे। खुल का समर्थन दिया था कि भाई फ्री में मुकदमे लड़ांगे और कागजां के पीछे वो भी जो अपनी जेब से लगावांगे। शायद कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर वकीलों का बड़ा दबाव पड़ा था और आज खटखट टोल प्लाजा पहुँचे तो मित्तल साहब सबसे पहले आपको राम राम। राम राम जी राम। तो कानूनों के बारे में अभी आप स्टेज पर बता रहे थे, उन्हें पर चर्चा करेंगे। इन कानूनों के बारे में हमारे दर्शकों ने थोड़ा डिटेल में बता दो आप, इनमें गड़बड़ के है। देखो जी, ये जो कानून है आज से 10 दिन बाद इन कानूनों को लागू हुए लगभग 1 साल हो जाएगा। 5 जून को ये कानून लागू हुए थे। 3 कानून हैं ये। एक कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बोलते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम। वो उसमें सिर्फ संशोधन किया गया है, कोई नया कानून नहीं है। एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बोलते हैं उसको, फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट के नाम से। एक कानून है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स की, जो हमारी फसल है उसके व्यापार के लिए कानून बनाए। ये 2 कानून नए कानून बनाए गए, पहली बार बनाए गए। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें क्या है कि पहले हमारे देश में आज़ाद होने के बाद देश में खाद्यान्न की संकट होता था, लोग अकाल पड़ते थे। इसलिए सरकारों ने ये सोचा कि अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका स्टॉक करने की किसी को इजाज़त नहीं थी। इसलिए वो अधिनियम बना 1955 में। और अब उस अधिनियम में एक छूट दे दी है कि कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी जो मर्जी चाहे स्टॉक कर सकती है, उसकी कोई स्टॉक की लिमिट नहीं है। अब उससे होगा क्या, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं कि अब ये होगा कि मान लिया बड़ी कोई कंपनी है कि उसने गेहूं खरीद ली और बहुत स्टॉक कर लिया और वो स्टॉक करने के बाद मार्केट में दिखाएगा कि गेहूं की कमी हो गई है और मार्केट में उस गेहूं को महंगा करके बेचेगा। और जब किसान की फसल आएगी तब उस गेहूं को रिलीज़ कर देगा ताकि किसान को दोबारा सस्ती हो जाएगी और किसान से फिर सस्ते भावों में खरीद के फिर लोगों को महंगे दामों में बेचेगा। और आम उपभोक्ता को जो खरीद के खाने वाला है, चाहे मजदूर है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे मैं कह रहा हूँ DC से लेके और चपरासी तक हर एक कर्मचारी, सबको उससे दिक्कत आएगी। बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलेंगी। एक तो कानून ये है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या है कि उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, बिजनेस हाउसेस, वो यहाँ आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं। इसका मतलब हमारे इंडिया में 80% जो किसान है उसके पास 2 से 5 एकड़ तक की ज़मीन है। यानी कि एक तरफ 2 एकड़ का ज़मींदार होगा, दूसरी तरफ हज़ारों हज़ार करोड़ की कंपनियां होंगी, उनके बीच में एक समझौता होगा। ठीक है, परंतु उसमें जो लिखा गया है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड ग्रेड, उस समझौते में लिखा जाएगा, 3 वर्ड लिखे गए बाकायदा कि इन 3 वर्ड के ऊपर समझौता होगा। इसका मतलब ये होगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब आप डिलीवरी लेंगे समझौते के बाद, अगर आज आपने मार्केट में रेट है गेहूं का 20 रुपये और आपने एग्रीमेंट कर रखा है 25 रुपये का, तो आप कहोगे ये गेहूं जो है ना, जो मैंने क्वालिटी तय की थी उसके अनुसार नहीं है, इसलिए मैं इस गेहूं को नहीं खरीदूँ। अगर उल्टा हो गया कि एग्रीमेंट किया था 25 का, मार्केट में होगी 35 रुपये, तो वो गदड़ देने से नहीं होगा, मेरी 25 रुपये के हिसाब से सारी गेहूं मेरे को तुरंत दे दो। अब दोनों स्थितियों में किसान को नुकसान होगा। दूसरा, एग्रीमेंट के बेस पे कंपनी जो है ना लोन ले सकती है। लोन लेने का मतलब एग्रीमेंट के ऊपर कागज़ के टुकड़े पे लोन नहीं मिलता, लोन मिलता है किसी न किसी सिक्योरिटी पे। कुल मिला के जो ज़मीन होगी किसान की, उस किसान की ज़मीन की एवज में कंपनी लोन लेगी। अब कंपनी अगर वो लोन नहीं भरेगी तो अल्टीमेटली किसान की ज़मीन कुर्क कर ली जाएगी।
ये सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। इसके अलावा कि आपने एक गोदाम बना लिया कंपनी ने, उसमें लिखा है गोदाम बना सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद अगर आप 2 साल 5 साल बाद वो स्ट्रक्चर हटाओगे, हटाने का तो प्रावधान है, परंतु अगर जो ज़मीन बंजर हो जाएगी उसकी वजह से, उसका क्या प्रावधान होगा इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। एक और उसमें लिखा है गारंटीड प्राइस दिया जाएगा। गारंटीड प्राइस कि जो 2 पार्टियों के बीच में तय हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है उसमें, एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक और लिखा गया है कि डिलीवरी लेने के 3 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। इसका मतलब कि आप फसल आज ले लोगे, पेमेंट 3 दिन बाद करोगे। और जो इसमें प्रावधान है, कंपनियां, ज़रूरी नहीं है कंपनियां डायरेक्ट आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म से या मोबाइल से, इंटरनेट से भी ट्रेडिंग कर सकती हैं। तो कुल मिला के 3 दिन बाद जो पेमेंट होगी, वो चांस ये है कि वो पेमेंट होगी या नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके के काफ़ी प्रावधान है। इसके अलावा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर आप डिलीवरी के टाइम ही नहीं, जब फसल खड़ी है तब भी आप उसको चेक करेंगे। अगर उस टाइम ये लगता है कि आपको ये कि फसल ठीक नहीं है, तो भी आप उस समझौते को रद्द कर सकते हैं। कंपनी के पास ये अख्तियारात रहेगा कि वो कभी भी समझौते को रद्द कर सकती है। और दूसरा जो कानून है वो है मंडी के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स का कानून, कि आज हम मंडी में अपना माल लेके जाते हैं, वह मंडी में सरकार खरीदती है या प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं। उसमें एक ट्रेड एरिया लिखा गया है। ट्रेड एरिया की जो डेफिनेशन है उसमें एक ही ज़मीन खेत की, उसके बाद जो भी फैक्ट्री का एरिया है उसमें, परंतु जो हमारी मंडियां हैं आज की, वो मंडियां उस ट्रेड एरिया के अंदर शामिल नहीं हैं। इसका मतलब मंडी के अंदर खरीद होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट। और जो खरीद करेगी प्राइवेट कंपनी, उसको ना तो कमीशन एजेंट की तरह आड़त देनी पड़ेगी, ना ही मार्केट फीस देनी पड़ेगी। अब गेहूँ अगर आज 2000 रुपये है, तो सरकारी मंडी में तो वो बिकेगी 2200 रुपये, जो खरीदार होगा 2200 देने पड़ेंगे क्योंकि उस पर मार्केट फीस लगेगी। जो प्राइवेट कंपनी है उसको 2000 में ही मिलेगी। इसका मतलब उनको 200 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट 1% का रहेगा। अब वो उस हिसाब से महंगा भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए जो है एक टाइम पे वो सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली रहेगी। तो ये है। और इन दोनों ही कानूनों में एक जो बड़ी दिक्कत की गई है कि कोर्ट में जाने का आपके पास प्रावधान नहीं है, कि एसडीएम को पावर दी गई, एसडीएम ही सारा कोई डिस्प्यूट होगा तो एसडीएम रिजॉल्व करेगा। अब पहला कानून हमने देखा है कि एसडीएम करेगा। वो कारण क्या बताते हैं कि 30 दिन के अंदर फैसला कर देंगे। 30 दिन के अंदर फैसला नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि 30 दिन में तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी। हमने फेसबुक को एक नोटिस भेजा, फेसबुक कंपनी को, उनका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में। हमें उनका हेड ऑफिस में नोटिस भेजने के लिए हमारे को उनका एड्रेस नहीं मिला, हम भेज नहीं पाए। वैसी कंपनियां इस काम के लिए लगेंगी तो उनको एसडीएम की तो हैसियत ही नहीं होगी कि वो उनको सम्मन कर पाए, उनको बुला भी पाए। तो आज भी एसडीएम की कोर्ट में 10-10 साल तक के केस चल रहे हैं, कोई वो उनके पास वो नहीं है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि ये तीनों ही कानून सरकार ने जो है ना किसानों के खिलाफ बनाए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के हक के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए किसान ये जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं। लेकिन सरकार चुप क्यों फिर इनके ऊपर? देखिए, चुप्पी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी ख़ास तौर पे 2019 में इतनी भारी बहुमत से जीतने के बाद अब काफ़ी अहंकार के अंदर हैं। उनको ये लगता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और मोदी जी के 2 दोस्त हैं इस देश में, अडानी जी वो व्यक्ति हैं 2002 में जब गुजरात दंगे हुए, उसके बाद जो बिजनेस लॉबी है उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी बिजनेस को ठप करेगा। उस टाइम पे अडानी आगे निकल के आया, उसने बिजनेस लॉबी को इकट्ठा किया और एक हिस्से को खड़ा किया मोदी के समर्थन में। और 2003 में एक बहुत बड़ी ग्लोबल समिट करवाई उसने, तब मोदी दोबारा स्टैंड कर पाया था। तो वो जो कर्जा है वो आज वो चुका रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े साइलोज अडानी ने खड़े कर लिए हैं, 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। और वो जो साइलोज हैं वो डायरेक्ट नोटिफाइड हैं कि वहाँ डायरेक्ट किसान से फसल खरीदी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में
वो अडानी को अब धोखा दे या अडानी के पैसे खराब हों, ये वो नहीं चाहता। और अब उसकी इच्छा ये अडानी की कि वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट से जाके ये कहे कि मेरे को पाबंदी यहाँ हटा दो मेरे लिए। ये उसकी बजाय उसने एक आदमी पकड़ लिया, मोदी, कि जिसने सारे देश की पाबंदियाँ एक साथ ही हटवा दी। इसी तरीके से अंबानी जो है, अंबानी ने मतलब कि आप ये कहिए 27 बिलियन डॉलर्स यानी कि 2700 करोड़ रुपए डॉलर में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं इस काम के लिए। और अमेज़ॉन कंपनी के मुकाबले के एक रिटेल चेन कंपनी बनाना चाहते हैं। और आज भी जो है ना, रिलायंस ने 65,000 हेक्टेयर ज़मीन इंडिया के अंदर ख़रीद रखी है। उस पर 38,500 किसानों को ट्रेनिंग दे के उस पर फसल उत्पादन करवा रहा है। ये स्टाइल ऑस्ट्रेलिया का स्टाइल है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ऐसी खेती होती है, वहाँ हमारे जो बच्चे जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में इसी तरीके से खेती करते हैं कंपनी के अंडर। तो वो ये चाहते हैं। और आज भी रिलायंस फ्रेश में जितना भी फ्रूट आता है उसमें से 77% जो फ्रूट है वो रिलायंस डायरेक्ट किसानों से ख़रीदता है। और तो इसलिए आज के दिन मोदी जी जो है इन दोनों दोस्तों का कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इस पे अड़े हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये चाहती हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। और उनके साथ भी मतलब कि मोदी की एक एग्रीमेंट कहो, कुछ भी कहो, वो कंपनियां भी ये फोर्स कर रही हैं मोदी को कि स्टैंड करे रहो, आपको हटना नहीं है पीछे। परंतु देश में देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े सत्ताधारी हुए और बहुत बड़े बड़े तानाशाह बिल हुए, इससे ज़्यादा बहुमत वाली सरकारें भी हुई, परंतु लोगों ने उनको भी पलटा है, अंग्रेज़ों के राज को पलटा है और इसको भी पलटा ही जाएगा। आपकी आत्मा के मानना किस तरीके तो मतलब इसका समाधान हो सकता है भाई? जिस तरह सरकार ने कहा था कि बातचीत करेंगे, 11 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकले उसमें। तो देखिए, बातचीत का सवाल ही नहीं है इसमें दो अरफी बात है कि आप ये कह रहे हैं हम किसानों का भला करना चाहते हैं और किसान ये कह रहे हैं कि हम भला नहीं करवाना चाहते, तो आप ना करो, नंबर 1। नंबर 2, किसान आंदोलन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही शर्त है, एक तो ये जो जात के नाम पे सरकार किसानों को बांटना चाहती है, किसानों को उस चीज़ से सचेत रहना चाहिए कि जात पात के ऊपर नहीं बंटना चाहिए। दूसरी बात कि किसानों को शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन चलाना पड़ेगा। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ देश के किसानों को कि 6 महीने इतना लंबा वक्त पूरे देश में एक भी कोई दुकानदार की, कोई रेडी वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ। कितनी बहन बेटियाँ, मैं तो मेरे परिवार के साथ 3 बार टिकरी बॉर्डर जा चुका हूँ। 3 साल का मेरा बेटा है, आज तक मेरे रात को भी वहाँ रुके, परंतु कभी कोई बदतमीजी, कोई छेड़खानी, कोई और नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर इसी तरीके से अनुशासन में शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चलेगा और जात धर्म पे नहीं बंटेगा तो किसानों की जीत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। चलो वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई आपने सुन लिया, वकील साहब ने नुगा कर रहने वो खोल कर सब कुछ आगे कर दिया जो कानूना में था। क्योंकि कई जने के कमेंट आया करते भाई कानूना के बारे में जानकारी, तो वकील हैं, इन वैसे भी जानकारी बहुत ज़्यादा रहा है। तो आपने इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ताकि जो किसान घर बैठे हैं, भोले भाले किसान हैं, अनपढ़ भी हैं और भाई पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कानून है इनकी नॉलेज उन्हें भी नहीं थी, शायद उन्हें भी पता चलेगा, वो भी इसने देखेंगे, सुनेंगे, इस पर विचार करेंगे। और आपने भी कमेंट के जरिए आपकी जो प्रतिक्रिया है, एक सभ्य कमेंट के जरिए आपके सोच विचार आपने देने हैं। अच्छी लगे तो वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा और भी शेयर करना है। जय जवान जय किसान।